गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि फ़ीमेल सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है। अब जो इतनी देर से आप तैयारी कर रहे थे वो तैयारी जो है अब आपको उसको एग्जीक्यूट करना है एंड एट द सेम टाइम आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अभी तक आपको पता ही है हमने काफ़ी टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट कर दिए यूट्यूब पे, और कुछ टॉपिक जो हैं हमारे जो आपका जो ऑनलाइन कोर्स था वहाँ पे भी कंप्लीट हो चुके हैं। एट द सेम टाइम आप सबको पता ही है हमारा ऑफलाइन बैच जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और वो मतलब एक दो बैच तो हमने कंप्लीट कर दिए हुए हैं, बट एक बैच हम और स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, जो 30 डेज़ का एक किस्म का क्रैश कोर्स होगा। सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन का टॉपिक है वो ही कवर किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बाकी जो टॉपिक हैं वो कवर किए जाएंगे, क्योंकि वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबने पढ़े होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो स्पेशलाइजेशन का टॉपिक है वो आपका पूरा 30 डेज़ में 2-2 घंटे की क्लास होगी, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 60 लेक्चर्स लिए जाएंगे और हम उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। मंडे से जो कोर्स है हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब आपको पता ही है कि 23 तारीख आई गेस डेट आई हुई है नेक्स्ट मंथ, जब एग्ज़ाम होगा। तो इस टाइम एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा, एक अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा किस तरीके से एग्ज़ाम को आपको अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कि और अब जब ये थोड़ा टाइम बचा हुआ है, इतने टाइम में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम बेनिफिट रीप कर पाओ। ठीक है, इस पर ज़रूर मैं एक वीडियो बनाऊँगा थोड़े दिनों में। ठीक है, अब देखें आज का जो हमारा टॉपिक है। देखो आपको पता है फर्स्ट यूनिट का 2 टॉपिक आपके हमारे रह चुके थे। एक था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और दूसरा था इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टॉपिक, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वाला। आज का हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को क्या करेंगे, पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाहे हमें आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को इस तरीके से पढ़ लो कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज हम कवर क्या करेंगे, इसके अंदर हम कवर करेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है, थ्योरीज़ क्या है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, कास्ट और उसकी थ्योरीज़ क्या है, और क्लास के बारे में, और कास्ट और क्लास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये हर एक चीज़ को हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है कि हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हम उसके अंदर से वो चीज़ें चेरी पिक करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपका एनालिटिकल क्वेश्चन को भी हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि कॉन्सेप्ट हमारा इस तरह से बन जाए कि हमारी मेटा नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो कि अगर गेस वर्क भी करना है तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम सही तरीके से गेस कर लें, क्योंकि अगर आपने रट्टा मारा है ना तो आपका एजुकेशनल गेस कभी नहीं चलेगा। राइट, तो अब आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो फीमेल सुपरवाइज़र का क्रैश कोर्स है वो हमने 30 डेज़ का ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करवाएंगे। पूनम मैम, मानिश सर, दोनों के लेक्चर्स आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, आपको पता है किस लेवल की एफिशिएंसी के साथ ये पढ़ाते हैं। ये दोनों आपको वो हर एक टॉपिक को पर्सनल एक इंटरेक्टिव मैनर में पढ़ाएंगे। मेरे भी कुछ लेक्चर होंगे बीच में। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे कॉल करें, और साइंस कॉलेज के ऑपोजिट आपको पता है हमारा इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। राइट, अब देखें, जैसे अगेन 23 तारीख 23/6 द जजमेंट डे ऑफ योर्स। जब आपको तैयारी जो आपने की हुई है उसका आपको दिखेगा कि भाई आउटपुट क्या आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है। राइट, तो अब ये सारी बातें कंप्लीट करके हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि आपका सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन हो चुका है, मैरिज किनशिप मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आपका सोशल चेंज इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन बचा हुआ है, नॉर्म्स वगैरह भी कंप्लीट करवा दिए। ये 2 टॉपिक बचे थे। आज एक टॉपिक और हो जाएगा सोशल सर्टिफिकेशन, और कल या मैक्सिमम परसों मैं ये लास्ट वाला टॉपिक भी करवा दूंगा, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 ये सारे आपकी ऐप पे अवेलेबल हैं। ऐप पे आपका जो बाकी टॉपिक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। वो भी किसी को अगर सॉरी अगर आपको लगता है कि आपको टाइम नहीं है, आपको घर में बैठ के पढ़ना है, आप दूर कहीं पे हो, तो हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। 499 में
आपको ये कोर्स अवेलेबल होगा। इस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा है तो आप अवेल कर सकते हैं इसको, राइट। अच्छा, अब देखें, एज सच तो मैंने पूरी पीपीटी बनाई हुई है, इसमें आप देख लोगे आपको सारा दिख जाएगा, है ना। बट ये है एक फॉर्मल अप्रोच। मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आखिरकार होता क्या है। तो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो वर्ड है स्ट्रैटिफिकेशन, ये वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है आपका, एक वर्ड है स्ट्रैटम। कहाँ से आया है? स्ट्रैटम शब्द से आपका वर्ड आया हुआ है स्ट्रैटिफिकेशन। और स्ट्रैटम यानी स्ट्राटा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेयर्स या सीरीज ऑफ लेयर्स, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब लेयर्स किसी भी तरह से हो सकती हैं, जैसे कि एग्जांपल की सोसाइटी में जो लेयर्स हैं, देखो क्या है, पूरा वर्ड क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सोसाइटी में किस तरीके से एक लेयर्स दिखती हैं आपको, किस तरीके से आपको सोसाइटी के अंदर डिफरेंट हायरार्कीज़ दिखती हैं, किस तरीके से सोसाइटी के अंदर कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, क्या कारण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, क्यों जो ब्राह्मण है वो ऊपर है, शूद्र उससे नीचे है, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है कि आपको कोई शख्स जो है एक आईएएस के पास सपोज करते हैं ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, तो उसका रुतबा क्यों इतना ऊपर है, जबकि एक आम नागरिक का रुतबा उसके बराबर का नहीं होता। तो ये आपको अगर आप आगे पीछे देखोगे, हर जगह पे आपको किसी न किसी फॉर्म की स्ट्रैटिफिकेशन दिखेगी, किसी न किसी फॉर्म की आपको हायरार्की दिखेगी। आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि सोसाइटी के अंदर कुछ लेयर्स हैं जिसके बेसिस पे क्या हो रहा है, सोसाइटी ने आप सबको डिवाइड किया हुआ है किसी न किसी मैनर में, ठीक है। सही है गलत है आगे जाके मैं बताऊँगा इसको, ठीक है। अभी हम समझेंगे होता क्या है ये। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जैसे आपको एग्जांपल को देखने को मिलता है कि सबसे नीचे लोअर क्लास होती है ना, फिर आपके पीछे क्या होती है? मिडिल क्लास होती है, फिर क्या होती है? आप बोलते हो रिच पीपल होती है। तो ये भी तो एक किस्म की क्या है, देखो ना, ये भी तो एक किस्म के स्ट्राटाज है ना। आपने लेयर वाइज डिवाइड कर दिया ना सोसाइटी को 3 हिस्सों में। सिमिलर मैनर में अगर आप हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से चले तो सबसे ऊपर आपके ब्राह्मण आ जाते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर आपके वैश्य और फिर आपके शूद्र। ये भी अगर देखा जाए तो क्या हो रही है, एक किस्म से सोसाइटी को आपने स्ट्राटा में डिवाइड किया, एक किस्म सोसाइटी को आपने क्या किया, एक लेयर वाइज आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आता है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है, अब इस चीज़ को समझना ज़रा, 3 शब्द आते हैं। एक होती है इनइक्वालिटी, ठीक है, एक होती है सोशल इनइक्वालिटी, पार्डन माई राइटिंग, यहाँ पे इस तरह से लिखा जा रहा है, ठीक है, बट मैं आपके सामने आपके नोट्स इस तरह से बना रहा हूँ और इसको कॉपी पेन लेके बैठो। आप अभी बैठे हो ना, कॉपी पेन के लेके बैठो ताकि आप एक एक चीज़ को उतारो अपने लेवल पे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा हर एक पॉइंट को लिखूँ यहाँ पे, राइट। और तीसरा आपका जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। इसको मैं हर जगह पे एस से लिखूँगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को, बार बार मुझे इतना वर्ड लिखना ना पड़े, ठीक है। अब देखो, अब इन इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो इन इक्वालिटी है उसकी वजह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आती है, या इन इक्वालिटी जो है उस वो एक मतलब जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये एक टाइप की इन इक्वालिटी है? क्या हम इसको बोल सकते हैं ये चीज़, क्या इन इक्वालिटी प्रॉब्लम है? देखो, अगर आप एनालाइज करोगे ना, अभी आपके माइंड में पहला क्वेश्चन जो आएगा वो, या जो आपके आंसर आएगा वो ये आता है, हाँ भाई इनइक्वालिटी की वजह से ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है। बट ये गलत है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो, इनइक्वालिटी बाय नेचर एग्जिस्ट करती ही करती है, ठीक है ना। कोई शख्स, कोई एक इंसान इक्वल नहीं है अपने आप में। अगर आप मेल और फीमेल की बात करो, इट इज़ बट ऑब्वियस, इट इज़ एस्टैब्लिश फैक्ट कि हम सी ए मेल एंड अ फीमेल कैन नेवर बी इक्वल, ठीक है। दे कैन बी सिमिलर बट दे कैन नेवर बी इक्वल। क्यों? क्योंकि
बाय नेचर ही वो इस तरह से बिल्ड है कि जो मेल है वो उसकी बॉडी क्या है, थोड़ी स्ट्रांग है कंपैरेटिवली एक फीमेल की, ठीक है ना। अब मतलब आप कुछ एक एक्सेप्शंस को साइड कर सकते हैं, बट मोस्टली यही होता है। तो इनइक्वालिटी जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। इनइक्वालिटी की वजह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो नहीं बना जाता, ठीक है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी किसी ना किसी फॉर्म में क्रीप इन करेगी करेगी और वो एग्जिस्ट करेगी करेगी। उससे सोसाइटी में किसी भी तरह का मतलब किस तरह की इनइक्वालिटी की बात करूँ, जो नेचुरली इनइक्वालिटी आ रही है, ठीक है ना, जो बाय नेचर है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करती आ रही है हमेशा से, उस इनइक्वालिटी की बात करूँ, उससे प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम किससे होती है? जब सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि इनइक्वालिटी किसके बेसिस पे हो रही है? स्टेटस के बेसिस पे हो रही है। इनइक्वालिटी किसके बेसिस पे हो रही है? रैंक के बेसिस पे हो रही है। इनइक्वालिटी किसके बेसिस पे हो रही है? प्रेस्टीज के बेसिस पे हो रही है। इनइक्वालिटी किसके बेसिस पे हो रही है? आपका रिवॉर्ड्स के बेसिस पे हो रही है। जब इस तरह से सोसाइटी क्या कर रही है, जैसे स्टेटस के बेसिस पे देखा जाए तो एक अमीर है तो एक गरीब है, तो अमीर का स्टेटस थोड़ा हाई हो जाता है, या एक आईएएस ऑफिसर है, अगर रैंक के बेसिस पे देखा जाए एक आईएएस ऑफिसर है और एक आपका एक नॉर्मल क्लर्क है, तो होगा क्या? एक इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा आईएएस जहाँ से गुजरेगा क्लर्क को खड़ा होना पड़ेगा। आपको देखने को मिलेगा कि भाई जहाँ से आईएएस ऑफिसर गुजर रहा है 4 उसके पास पीएसओज हैं, सब कुछ है, और एक आम नागरिक के पास नहीं है। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये एक इनइक्वालिटी की एक इनइक्वालिटी की एग्जिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। प्रेस्टीज की बात करेंगे, जैसे अमिताभ बच्चन है या कोहली है, ठीक है ना, आप देखोगे कि उसमें और एक आम नागरिक में या कोई भी एक पर्सन होगा जो उससे थोड़ा सा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, तो उसमें आपको क्या देखने को, प्रेस्टीज के बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलेगी? इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। रिवॉर्ड्स हैं, सपोज करते हैं आप कहीं पे, सपोज करते हैं कोई ड्रीम 11 खेलता है, एकदम से उसका क्या हुआ, 15 करोड़ निकल गया, होगा क्या? एकदम से क्या होगा सोसाइटी के अंदर, क्या हो जाएगा? अगर आपके मोहल्ले में किसी एबीसी पर्सन है, उसका 15 करोड़ निकल गया, इमेजिन करो ड्रीम 11 पे, तो होगा क्या? एकदम से आप देखोगे उसका रुतबा बढ़ गया। आप देखोगे हर बंदा उसको पूछने जा रहा है, जो उसको कभी मुंह नहीं लगाता था वो इंसान भी क्या कर रहा है, उसके पास जा रहा है, उससे बात कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि उसके साथ उसकी कोई लाइजनिंग क्रिएट हो। वाई? बिकॉज द रिवॉर्ड इज कनेक्टेड, राइट। तो दैट इज़ वाई हमें ये देखने को मिलता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी की, या जो प्रॉब्लम है किसी तरह की ये स्ट्रैटिफिकेशन की, या सोसाइटी के अंदर जो लेयर्स बनती हैं, इसकी कारण इनइक्वालिटी नहीं है, इसका कारण है सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो अगर आपको बोला जाए कि एक क्वेश्चन आएगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, और 2 ऑप्शन होंगे, तो आंसर हमने क्या मार्क करना है? हमने मार्क करना है सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये हायरार्किकल है, ये हायरार्की क्रिएट करता है, ठीक है ना, और दैट इज व्हाई इट इज ए टाइप ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ये क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया, ठीक है। अगर इतना समझ आया तो हम आगे चलते हैं, राइट। हाँ, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि भाई अभी तो हमें समझ आ गया सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है, कि एक लेयर फॉर्म में आपको देखने को मिलती है चीज़ें। अब जैसे मैंने इसको डिफ़ाइन भी किया यहाँ पे, जैसे कि ऑगबर्न और निम्कॉफ ने क्या बोला हुआ है? ऑगबर्न और निम्कॉफ ने बोला कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड in a more or less enduring hierarchy of status known as stratification। कि भाई किसी ना किसी फॉर्म के रैंक के बेसिस पे, या मैंने आपको और भी कारण बताए, उनके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो? एक हायरार्की क्रिएट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? एक लेटर फॉर्म में एक चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, कि एक सबसे नीचे वाला लो है, उससे ऊपर एक सपोज करते हैं एक कांस्टेबल है, फिर उसके ऊपर आपका हेड कांस्टेबल है, फिर उसके ऊपर आपका सब इंस्पेक्टर है पुलिस का, फिर उसके ऊपर आप देख रहे हो इंस्पेक्टर है, फिर आप देख रहे हो डीएसपी है, ठीक है ना, फिर आप देख रहे हो एसपी है, फिर आप देख रहे हो एसएसपी है, फिर आप देख रहे हो डीआईजी है, फिर आप देख रहे हो आईजी है, फिर आप देख रहे हो एडीजीपी है, फिर आप देख रहे हो डीजीपी है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? एक
स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट होगी, एक स्ट्राटाज क्रिएट हो गए, ठीक है ना। किसी ना, ये तो एक एग्जांपल है, इस तरह से आपको सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया लो क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, फिर क्या आपका हाई क्लास है, या फिर आपका रिच पीपल है, ठीक है ना। तो ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने क्या बोला था, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप, दोनों की बात कर रहा है ये, इंडिविजुअल की भी और ग्रुप की, उनको हम रैंक कर देते हैं, ठीक है ना। अब ग्रुप की एग्जांपल दोगे, कास्ट सिस्टम आ जाता है भाई, वो क्या, एक पूरे के पूरे ग्रुप को आप क्या कर देते हो, रैंक कर देते हो और उसको एक हायरार्की के अंदर फिट कर देते हो आप, ठीक है ना। और उससे क्या क्रिएट हो जाती है, स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट हो जाती है। अच्छा वापस आते हैं। अच्छा हाँ, तो ये आपको क्लियर हो गया स्ट्रैटिफिकेशन, है ना। अब बात करते हैं कि भाई ये जो स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये इमर्ज कैसे किया, क्या ये हमेशा से एग्जिस्ट करता था। देखो कुछ साल या कुछ देर पहले तक आर्कोलॉजिस्ट को लगता था ये एक रीसेंट फिनोमिना है, एक मॉडर्न फिनोमिना है, कि मॉडर्नाइजेशन जब हुई है उसके बाद से आपको ये देखने को मिला है। बट ये भी एक डिबेटेबल चीज़ है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि जैसे कि सबसे पहले आपको कहाँ कैसे पता चला कि भाई जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये आपको देखने को मिली। तो सबसे पहले जैसे कि आपने क्या देखे, अनइक्वल चाइल्ड बरियल्स, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिला, आर्कोलॉजिस्ट ने, अगर एप्टली मैं बात करूं तो कहाँ की बात हो रही है, ये आपकी बात हो रही है इराक की, ठीक है। इराक में कुछ साल, कई सालों पहले आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिला, आर्कोलॉजिस्ट को मिला कि कुछ उनको चाइल्ड बरियल्स मिले, मतलब चाइल्ड बरियल्स मतलब जिन बच्चों की डेथ हो गई थी उनके आपको बरियल्स मिले, उनके आपको क्रीमेशन ग्राउंड्स मिले, ठीक है ना, या आपके बरियल्स मिले वहाँ पे। उन्होंने देखा कि भाई कुछ बरियल जो है वो बहुत बड़े हैं, ठीक है, और उनके आगे पीछे कुछ चीज़ें भी पड़ी हैं, बड़ी एक्सपेंसिव आइटम्स पड़ी हैं। कुछ बरियल्स बिल्कुल छोटे से हैं, उनके आगे पीछे कोई एक्सपेंसिव आइटम नहीं है, नॉर्मल सी है। कुछ मीडियम टाइप के हैं। तो यहाँ से उन्होंने क्या देखा, ठीक है, यहाँ से उनको पता चला कि भाई यहाँ पे भी किसी न किसी फॉर्म की क्या थी, उस ज़माने में जब ये मरे थे, किसी न किसी फॉर्म की हायरार्की थी, ठीक है ना। माइट भी जिसका जो बरियल है वो बड़ा है, उसका जो उसके फादर थे या उसके जो उसकी जो फैमिली थी, माइट भी इसकी जो फैमिली थी ये काफ़ी ज़्यादा रिच थी, माइट भी जो इसकी फैमिली थी ये थोड़ी आपकी मीडियम लेवल की थी, और माइट भी यहाँ पे इसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा क्या थी, पुअर थी। तो कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, आपको किसी न किसी फॉर्म में क्या मिल रहा है, आपको ये मतलब एक स्ट्रैटिफिकेशन आपको देखने को मिली। तो यहाँ से हमें आइडिया बना क्या कि भाई किसी ना किसी फॉर्म की क्या है आपको देखने को मिल रही है, किसी ना किसी फॉर्म की सोसाइटी के अंदर क्या थी, उस ज़माने में भी क्या थी, आपकी स्ट्रैटिफिकेशन थी, आपकी हायरार्की थी। फिर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, फिर एक और कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूँ आपको। दूसरा लोगों क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि क्या कारण था कि स्ट्रैटिफिकेशन हुई, ये था एग्रीकल्चर का इमरजेंस। देखो एग्रीकल्चर के इमरजेंस से पहले की अगर हम बात करें तो लोग क्या थे, मैन वॉज ए हंटर एंड गैदरर, वो हंट करता था, गैदर करता था, खा जाता था, है ना। कोई और वो एक ऐसी आइटम थी, मतलब जो आपकी मीट एक ऐसा आइटम था जो आप ज़्यादा देर प्रिजर्व नहीं कर सकते हो। आपने आज रखा तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको 2 या 3 दिन के बाद आपको उसको फेंकना पड़ेगा क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। बट एग्रीकल्चर जब इन्वेंट हुआ या डिस्कवर हुआ या इन्वेंट हुआ, तो उस टाइम फ्रेम में क्या हुआ, एग्रीकल्चर के इन्वेंट होने से क्या क्रिएट हुआ, सरप्लस, ठीक है, क्या क्रिएट हुआ, सरप्लस। अब सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर सपोज करें कोई खेती बाड़ी कर रहा है, नॉर्मली उसको खाने के लिए 5 किलो सपोज करते हैं गेहूँ चाहिए, या 10 किलो गेहूँ चाहिए उसको पूरे महीने के खाने के लिए। अब वो क्रिएट कर गया 50 किलो। जब 50 किलो क्रिएट हुआ क्या हुआ, सरप्लस क्रिएट हो गया। उसने 50 किलो क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर बंदा उसके पास आएगा उसको लेने के लिए, उस बंदे का क्या होगा, रुतबा बढ़ने लग जाएगा, ठीक है ना। और इतना सरप्लस क्रिएट हो गया तो माइट भी एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है उसकी वजह से, एक किसी ना किसी फॉर्म का लड़ाई भी हो सकती है किसी उस चीज़ में। तो उस लड़ाई को मैनेज करने के लिए क्या हुआ, किसको सौंपा गया दायित्व, वो सौंपा गया चीफ को, जो उस विलेज का चीफ था। एक चीफ या जिस बंदे के पास ज़्यादा सरप्लस था उसको चीफ बना दिया, या एक पर्सन को आपने जिम्मेदारी दे दी कि भाई आपका काम क्या है, यू आर द चीफ, और आपका काम ये है कि भाई आपने इस सरप्लस को मैनेज करना है, इस सरप्लस को आपने सबके बीच में अच्छे से बांटना है, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जो भी बंदा
जो भी बंदा इस सरप्लस को क्या करता था, कंट्रोल करता था, सोसाइटी में उसका रुतबा बढ़ गया। ठीक है ना, बाकियों का रुतबा कम होने लगा। इससे क्या हुआ, अगेन एक फॉर्म की क्या क्रिएट हो गई, स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट हो गई। ठीक है, एक फॉर्म की क्या क्रिएट हो गई, एक फॉर्म से डिवीजन क्रिएट हो गई। एक जो उसको लीड कर रहा था, जो उसको कंट्रोल कर रहा था, किसको, आपके सरप्लस को, वो बंदा एकदम से उभर गया। ठीक है ना, तो इसी को बड़े अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, ये जो थ्योरी है इसको हम क्या बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है, साइंस थ्योरी ऑफ सरप्लस। इसी ये थ्योरी मैंने आपको समझाई ना, इसी को हम बोलते हैं साइंस थ्योरी ऑफ सरप्लस। ठीक है, जिसमें उसने यही बोला कि सोसाइटी जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनी तो सरप्लस क्रिएट हुआ, एग्रीकल्चर है सरप्लस क्रिएट हुआ। जब सरप्लस क्रिएट हुआ उसकी वजह से क्या हो गया, आपको एक चीफ अपॉइंट करना पड़ा, जिसके पास सरप्लस ज़्यादा होता था वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर राइज कर गया। ठीक है, इससे स्टार्टिंग में एक किस्म की स्ट्रैटिफिकेशन आपको देखने को मिलनी शुरू हुई। ठीक है ना, इसी चीज़ को एक और कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है साइलेंट वाली बात। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है आपका। दूसरा, सिमिलर मैनर में आपका, एक मिनट, एक और कॉन्सेप्ट दिया किसने, जेरार्ड लेंस्की। ठीक है, अब जेरार्ड लेंस्की जो थे, इन्होंने क्या बोला, देखो जेरार्ड लेंस्की जो थे, इन्होंने क्या चीज़ बोली, इन्होंने बोला कि भाई जो सरप्लस है, सरप्लस की वजह से क्या क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट। क्या क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि कौन सरप्लस को ओन करेगा। ठीक है, और जो भी सरप्लस को ओन करेगा उसके पास होगी पावर। ठीक है, ठीक है, अब जो ओन करेगा या जो ओन नहीं करेगा, या तो वो क्या बनेगा, आपका लीडर, या वो क्या बनेगा, आपका फॉलोअर। ये जेरार्ड लेंस्की ने भी ये चीज़ बोली थी। तो आई होप इतना पॉइंट भी आप सबको क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो दो पॉइंट हमने डिस्कस किए कि इमरजेंस का क्या कारण था। ठीक है, अनइक्वल चाइल्ड बरियल्स, जिसमें मैंने इराक वाली एग्जांपल दी आपको, हेरार्की का कॉन्सेप्ट समझाया। सिमिलर मैनर में मैंने आपको एग्रीकल्चर वाली बात भी समझाई कि एग्रीकल्चर की वजह से किस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन आई। अगर एग्रीकल्चर का पॉइंट है वो से आए तो साइलेंस की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सरप्लस, उसकी बात करनी है, और जेरार्ड लेंस्की की भी आप बात कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, और क्या कारण हो सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के, जब हम अंडरस्टैंड करें तो हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से भी भाई क्या हुआ, स्ट्रैटिफिकेशन आई। भाई आज भी आप देखो, जो बंदा आईफोन, मतलब एक बड़ी नाइव बात है और बड़ी वैनिटी है इस बात में जो बोलने जा रहा हूँ, मतलब इसमें हंसी भी आती है कई बार, बट आप देखो जो बंदा आईफोन होल्ड करता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप एज्यूम करते हो, आज अब तो चलो इतना नहीं है, पर आप पहले क्या एज्यूम करते थे, आप एज्यूम नहीं करते थे कि भाई जो बंदा आईफोन करता है ही मस्ट बी रिच। आप एक कोरिलेशन क्रिएट कर देते थे कि आईफोन इज इक्वल टू रिच, जिस बंदे के पास आईफोन है भाई वो बंदा बड़ा रिच होगा। ठीक है ना, तो देखो आप टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्या हो रहा है, आपके अंदर एक स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट हो रही है। आप देखो, अगर सपोज करो, आप किसी भी फॉर्म की आप ले लो, जैसे कि कोई बंदा प्राइवेट जेट ओन करता है तो ऑटोमेटिकली वो रिच है, उस टेक्नोलॉजी को वो ओन करता है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका स्टाटा बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर। कोई बंदा BMW रखता है, उसका सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, स्टाटा आपका बढ़ रहा है। ठीक है ना, अच्छा, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि भाई आपका जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की वजह से भी क्या हुआ, आपकी एक किस्म की स्ट्रैटिफिकेशन हुई, एक किस्म से सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन आपको देखने को मिली। क्यों, डेमोक्रेसी में आपने क्या कर दिया, पावर को आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, आपने अब्रप्ट जंगल राज नहीं रखा ना, आपने क्या किया, अब्रप्ट तरीके से नहीं, आपने सिस्टमेटिक मैनर में पावर को डिवाइड कर दिया। आपने बोल दिया भाई जो भी बंदा आप क्या करोगे, इलेक्ट करोगे, वो बंदा आपका चुन के आएगा और वो आपका PM बनेगा, और उसका काम होगा पूरे के पूरे देश के ऊपर क्या करना, उसको तरीके से चलाना। फिर आपने CM बना दिए, आपने एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में आपने कई MPs वगैरह बना दिए, आपने IAS कैडर वगैरह बना दिए, KS बना दिए, आपने गवर्नमेंट मुलाजिम बना दिए। इन सब का क्या कर दिया, आपने काम डिवाइड किया। तो आपने इनको काम वगैरह देना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली अगेन आपको एक सर्टिफिकेशन देखने को मिली। इससे भी आपको क्या दिखा कि
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में सोसाइटी को लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया। देखो मैंने 4 ही पॉइंट डिस्कस किए, मल्टीपल पॉइंट्स हैं इसके अंदर और हम और भी डिस्कस कर सकते हैं, जितना लंबा चाहो खींच सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो इतना पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। अभी तक हमने क्या, अभी हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अभी वही चल रहा है, ठीक है। इसको हम डिटेल में थॉरोली पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे थ्योरीज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब अगर आगे हम बात करें तो इसी चीज़ को एक बड़े अच्छे स्कॉलर हैं जिनका नाम है रैल्फ लिंटन, ठीक है, रैल्फ लिंटन। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, द स्टडी ऑफ मैन। बुक का क्या नाम था, द स्टडी ऑफ मैन। और इसमें इन्होंने बताया था कि एक सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है ये मेनली 2 कारणों की वजह से होती है, ठीक है। एक होता है आपका अचीव्ड स्टेटस और एक होते हैं आपके एस्क्राइब्ड स्टेटस। क्या बोला था इन्होंने, एक बात की थी इन्होंने अचीव्ड स्टेटस की और एक बात इन्होंने किसकी की थी, आपकी एस्क्राइब्ड स्टेटस की बात की थी, ठीक है ना। तो इन दोनों को आपने अंडरस्टैंड करना है पहले तो। अब देखो जस्ट गिव मी अ मिनट। अब हाँ, वापस आ जाते हैं अपनी बात के ऊपर। मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, एस्क्राइब्ड, हाँ क्या बताया, रैल्फ लिंटन, ठीक है। इन्होंने बात की, इन्होंने बुक लिखी, कौन सी बुक लिखी, द स्टडी ऑफ मैन। और उसमें इन्होंने क्या किया, 2 चीज़ों के बारे में बात की। एक इन्होंने बात की अचीव्ड स्टेटस और एक एस्क्राइब्ड स्टेटस। देखो अचीव्ड स्टेटस क्या होता है, अचीव्ड स्टेटस का मतलब होता है वो चीज़ जो आपने अपने दम पे निकाली। एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कोई एक बड़ा ब्राइट बच्चा होगा जो यूपीएससी क्लियर कर देगा और क्या कर देगा, आईएएस क्लियर बन जाएगा। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको सोशल मोबिलिटी का, वो भी आपको समझाता हूँ मैं। इसके बाद वो मोबिलाइज कर देगा, वो एक सोशल मोबिलिटी आएगी उसके स्टेटस के अंदर। माइट भी वो एक आप में से कोई जो लाइफ के साथ जूझ रहा है, जिसको लाइफ जो बहुत परेशान है इस टाइम पे लाइफ में, और उसको पता है पढ़ाई एक चीज़ है जो उसकी ज़िंदगी को बदल सकती है ना। तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक आईएएस का यूपीएससी का पेपर देता है एकदम दम से और आईएएस निकाल देता है। होगा क्या, एकदम से क्या होगा, उसका स्टेटस सोसाइटी के अंदर बढ़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं अचीव्ड स्टेटस। जैसे कि आप हो, आप फीमेल सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो, होगा क्या, आपने पूरी मेहनत करोगे, दम लगाओगे, एकदम से अच्छे से तैयारी करोगे, पढ़ के जाओगे, पुराने पेपर सॉल्व करोगे, टीचर्स की हेल्प लोगे, जो आप बेस्ट कर सकते हो वो करोगे। एक टाइम आएगा आप वो पेपर दोगे, जब आप वो एग्ज़ाम को दोगे तो होगा क्या, एक मोमेंट है, आप आराम से दे के उसको बढ़िया अच्छे माइंडसेट से दोगे, फिर वो एक मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में जिस दिन रिजल्ट आएगा, और आप में से जिसका भी नाम उस रिजल्ट में हुआ, वो एक सेकंड होगा कि लोगों की नज़र आपके लिए बदल जाएगी। उस एक सेकंड से पहले आप एक आम इंसान थे और उस एक सेकंड के बाद आप एक गवर्नमेंट मुलाजिम हो, और एक ऐसे शख्स हो, बात गवर्नमेंट मुलाजिम की भी नहीं है, बात है आप एक ऐसे शख्स हो जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया हुआ, ठीक है ना। आप देखोगे, आप हर एक शख्स की आंखों में देखोगे उसका आपकी मतलब उसकी आंखों में आपका जो रुतबा है वो बढ़ जाएगा। अच्छा एक सेकंड वेट करें। तो मैं कहाँ पहुँचा था, हाँ यही कि आपका रुतबा जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइट। तो ये जो स्टेटस आप अचीव करोगे, ये भी देखो ना एक सर्टिफिकेशन आ गई, ये भी इसको आप समझो, अप्लाई करो अपनी लाइफ में। एक सेकंड पहले यू आर एन एस्पायरेंट और उस एग्ज़ाम के निकलने के बाद यू आर एन अचीवर, राइट। तो एक सर्टिफिकेशन आ गई ना, एक लेयर बन गई। हर बंदा जो आपके साथ तैयारी कर रहा था पूछेगा आपको मैं आपने कैसे तैयारी की नेक्स्ट एग्जाम के लिए। सिमिलर मैनर में क्या होता है, कुछ एस्क्राइब्ड स्टेटस है। व्हाट डू यू मीन बाय एस्क्राइब्ड स्टेटस, ये वो होते हैं
जो बाय बर्थ आपके साथ है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक स्ट्रैटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के रूप में कास्ट आपकी, ब्राह्मण हो तो भाई ब्राह्मण ही हो, शूद्र हो तो शूद्र हो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय, वैश्य हो तो वैश्य हो, कोई मतलब नहीं इन बातों का, बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो बाय बर्थ है आपके साथ, ठीक है ना। अगर आप गोरे हो तो गोरे हो, अगर आप यहीं पे साउथ अफ्रीका में होते हो, गोरे पैदा होते हो, और एक बंदा जो है वो काला पैदा होता है या ब्लैक पैदा होता है या थोड़ा पक्के रंग का होता है, तो क्या होता है, वहाँ पे अपार्थाइड होती भाई, वहाँ पे अलग स्ट्रैटिफिकेशन थी, वहाँ पे कलर के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन थी, ठीक है ना। तो आपको हर चीज़ हर जगह देखने को मिलता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, रैल्फ लिटन क्या बोलते हैं, जो अचीव्ड स्टेटस है इससे क्या बनती है, इससे इसका आउटकम है क्लास, और एस्क्राइब्ड स्टेटस है इसका आउटकम है कास्ट, ठीक है। और जो अचीव्ड स्टेटस है ये एक ओपन सिस्टम है, ये क्या है, एक ओपन सिस्टम, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है ना, कोई भी यूपीएससी निकाल सकता है आप में से, तो इट इज़ एन ओपन सिस्टम ना, आप अपनी क्लास को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। जबकि जो कास्ट है सिस्टम है, एस्क्राइब्ड है, इट इज़ ए क्लोज सिस्टम, ये जो है वो है, इसमें आप आगे पीछे चीज़ों को नहीं कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम, इतना मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया भाई सबको। अब इसी के बेसिस पे क्या होता है, हमारी जो सोसाइटीज़ है ना, सोसाइटी को भी क्या किया हुआ है, डिवाइड किया गया। तीन तरीके से हम देख सकते हैं सोसाइटी। एक, आपकी सोसाइटी क्या बनती है, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है भाई, याद रखना, इगैलिटेरियन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसके पास एक्सेस होता है, किसका एक्सेस होता है, सारे के सारे रिसोर्सेज का। मतलब ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसको हम काइंड ऑफ राम राज्य बोल सकते हैं, राम राज्य, ठीक है ना। वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है, हर बंदे के पास हर चीज़ का आपको ज़रूरतें आपकी पूरी हो रही है, आपके पास हर एक चीज़ का रिसोर्स है। मतलब एक अगर एक कुआं है, हर बंदा उसको यूज़ कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इगैलिटेरियन वो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, ठीक है ना। अगर पैसा आ रहा है सब में बराबर में, मतलब सब आके उस पैसे को कमा सकते हैं, तो इगैलिटेरियन सोसाइटी है, ठीक है। अच्छा, सिमिलर फिर दूसरी आती है रैंक सोसाइटी। रैंक सोसाइटी में क्या होता है कि भाई आपकी जो प्रेस्टीज है वो डिफाइन करती है कि भाई कौन बंदा इंपॉर्टेंट है, कौन बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल भी अगर मैं देना चाहूँ तो इसकी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि भाई एक आपकी एक फिशर ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं निमकीश ग्रुप। क्या बोलते हैं, निमकीश ग्रुप। ये एक फिशरमैन ग्रुप है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका वो होता है हाई रैंक ऑफिसर होता है इनका, वही पार्टी थ्रो कर सकता है, बाकी बंदे पार्टी थ्रो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सिमिलर मैनर में तीसरी सोसाइटी हम कह सकते हैं आपकी क्लास सोसाइटी। क्या बोल सकते हैं, क्लास सोसाइटी। एग्जाम्पल इसकी बड़ी अच्छी यूएस से, कि जहाँ पे जो रिच हैं वो रिच हैं और जो पुअर है वो पुअर है। वहाँ पे एक पुअर और रिच के वजह से एक क्लास सोसाइटी आपकी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कौन सा जो हम पढ़ रहे थे आपका ये वाला, व्हाट डू यू कॉल इट, व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। डिटेल में अच्छे से हमने एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज थ्योरीज। थ्योरीज क्या क्या भाई सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, हम इसको स्कॉलर वाइज पढ़ेंगे। नंबर 1 थ्योरी जो दी वो किसने दी है, आपके कार्ल मार्क्स ने। किसने दी, कार्ल मार्क्स ने। देखो कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स जो थे, ये जो इनको फॉलो करते हैं उनको मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं। देखो कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या था, इन्होंने जो थ्योरी दी थी पहले तो वो ध्यान में रखना कौन सी थी, आपकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इस थ्योरी को कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि भाई इनिशियली जब सोसाइटी बनी थी ना, देयर वाज नो क्लास, तब कोई क्लास नहीं थी, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सब एक बराबर थे जब वो हंटर गैदरर थे, ठीक है। अब इस तरह की सोसाइटी को कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, इसने बोला, याद रखना, प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेट। क्या बोला, प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेट। याद रखना प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेट कौन सी स्टेट है, जब कार्ल मार्क्स ने बोला था कि स्टार्टिंग में कोई क्लास नहीं थी, कोई डिवीजन नहीं थी, कोई स्ट्राटा नहीं था, ठीक है। फिर कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि भाई वक्त के साथ क्या हुआ, आपकी इनइक्वालिटी राइज की, ठीक है। इनइक्वालिटी आई, उसके पीछे मैंने आपको रीज़न दिया पीछे, जैसे
आपका सैलियंस का सरप्लस थ्योरी थी कि सरप्लस क्रिएट हुआ, सरप्लस क्रिएट होने से क्या हुआ, आपकी एक इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, कोई अमीर बनने लगा और कोई गरीब बनने लगा। जब कोई अमीर और कोई गरीब बनने लगा तो उन्होंने क्या बोला, इससे क्या क्रिएट हो गई, इससे एक, आप कह सकते हो एक लेयर्स क्रिएट हो गई, एक क्लास क्रिएट हो गई। ठीक है, किसके बेसिस पे क्रिएट हुई, इकोनॉमी के बेसिस पे। ठीक है, इकोनॉमी के बेसिस पे क्या हुआ, कुछ क्लास क्रिएट हो गई, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया। इसीलिए यही कारण है, ध्यान में रखना, इन्होंने बोला था कि जो सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन है वो इकोनॉमी की वजह से है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, यही कारण है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। क्या बोलते हैं इनको, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। ठीक है, मार्क्स को बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि इसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी जो है वो डिवाइड होगी किसके अंदर, हैव्स एंड हैव नॉट्स में। वो लोग जिनके पास है और वो लोग जिनके पास नहीं है, हैव और हैव नॉट्स में सोसाइटी आपकी डिवाइड होगी। तो उन्होंने बोला जब ये इनइक्वालिटी आपको देखने को मिली, जब इस तरह से कॉन्सेप्ट मतलब आपने देखा कि सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो गई, तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, उससे इम्पैक्ट क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर क्या क्रिएट होगी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है कि जब पोलराइज क्या होता है, मतलब आप दो एज क्रिएट हो गए, एक एक्सट्रीमली अमीर रिच, एक एक्सट्रीमली गरीब पुअर, या कोई भी तरह का पोल्स अपार्ट हो गए, मतलब दोनों के आप आइडियोलॉजिकल क्लैश हो गए, तो एकदम पोल्स अपार्ट हैं दोनों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। तो उसने बोला इसकी वजह से क्या क्रिएट होगी, पोलराइजेशन होगी। अब उसने बोला पोलराइजेशन हुई, पोलराइजेशन की वजह से उसने बोला क्या होगा, होती है क्लास स्ट्रगल। क्या बोला, पोलराइजेशन हुई, पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, क्लास स्ट्रगल आएगी। जब क्लास स्ट्रगल आएगी तो उसने क्या बोला, उसके बाद क्या आएगा, सोशलिज्म आएगा। क्या बोलेगा, उसके बाद क्या आएगा, सोशलिज्म आएगा। और जब सोशलिज्म आ जाएगा तो इवेंचुअली क्या आ जाएगा, कम्युनिज्म आ जाएगा। अब देखो इसमें आपको पता होना चाहिए सोशलिज्म और कम्युनिज्म में फ़र्क क्या है। सोशलिज्म का क्या मतलब होता है कि स्टाटा कोई रहेगा नहीं, मतलब स्टाटा तो रहेगा बट पुअर जो होंगे वो कंट्रोल करेंगे, पुअर जो होंगे वो कंट्रोल करेंगे, कि इतनी ज़्यादा क्लास स्ट्रगल हो जाएगी, हैव नॉट्स को इतना दबा दिया जाएगा कि एकदम से पुअर रिबेल करेंगे और वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज़ कम्युनिज्म। और वो कहता है कि उसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई लीडर नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो लीडर एंड नो क्लास। तो एक एक्सट्रीम फॉर्म आपका होगा जिसमें सब एक बराबर होंगे, किसी में कोई वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसने क्या बोला था, तो आप इतना पॉइंट क्लियर है कार्ल मार्क्स का कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज को क्यों बोलते हैं, ये भी समझ आ गया होगा वो, कि भाई इसने बोला स्टार्टिंग में कोई क्लास नहीं थी, उसको प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेट बोला, फिर इनइक्वालिटी है सरप्लस की वजह से, फिर उसकी वजह से इकोनॉमी की बेसिस पे क्या हुआ, डिवीजन क्रिएट हुई, हैव्स हैव नॉट्स हुए, पोलराइजेशन हुई, उसकी वजह से क्लास स्ट्रगल होगा, क्लास स्ट्रगल होगा सोशलिज्म आएगा, सोशलिज्म की वजह से बाद में क्या आएगा, कम्युनिज्म आएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोला गया था, इन्होंने क्या बोला कि भाई स्ट्रैटिफिकेशन होगी ही होगी। ऑल्दो इस कॉन्सेप्ट को आगे जाके वेबर ने क्रिटिसाइज़ किया, मैक्स वेबर थे, एक स्कॉलर थे, उन्होंने याद रखना इसको क्रिटिसाइज़ किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी का इनका पैरामीटर है वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास स्ट्रगल आएगी वेरी इंपॉर्टेंट, और वेबर का कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा वेबर ने क्या बोला कि आपने क्या बोला कि भाई इनइक्वालिटी जो राइज करेगी, उसने बोला यार ना, वेबर ने एक कॉन्सेप्ट उसने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। और वेबर की एक लाइन बड़ी फेमस है, याद रखना, वेबर ने बोला था कि जो रेवोल्यूशन है इज़ ए डिस्टेंट पॉसिबिलिटी। याद रखना, ये लाइन याद रखना, क्या बोला था वेबर ने, बोला था इज़ ए डिस्टेंट पॉसिबिलिटी कि जो आपका मतलब ये जो इनइक्वालिटी है, ये उसने बोला था ये दोबारा राइज करने लग जाएगी। कैसे राइज करेगी, पुअर जब कंट्रोल करेंगे तो पुअर में से कोई क्या होगा, जो पुअर जो थे, जो पहले गरीब थे, वो अब क्या बनने लग जाएंगे, वो अब आपके अमीर बनने लग जाएंगे। ठीक है ना, यही कारण था कि उसने बोला था। एक चीज़ और को मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे इसको समझो, मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने बोला था कि क्या था, देखो जैसे उसने बोला था कि ये कार्ल मार्क्स ने बोला था कि किस तरह से डिवीजन है सोसाइटी में। उसने बोला था जब एंशिएंट सोसाइटी थी तो आपका उस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलता था, उस टाइम पे आपको ये देखने को मिलता था कि भाई हर चीज़ क्या थी, पूरी सोसाइटी क्या थी, इगैलिटेरियन थी।
हर बंदे के पास हर चीज़ थी, ठीक है, जिसको जो चाहिए उसको मिलता था, ठीक है, जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, आई एम सॉरी, नॉट एंशियंट में, ये था प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेट में। फिर उसने बोला एंशियंट टाइम जब आया, एंशियंट टाइम में आपको देखने को मिला मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट, एक मास्टर था एक स्लेव था, इस तरह की स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिली। फिर उसने बोला कि जो मेडिवल टाइम था उस टाइम पे आपको क्या देखने को मिला, फ्यूडल सिस्टम देखने को मिला। आपने देखा जो स्लेव था वो बोलता था कि आप मास्टर ने हमसे ही ज़मीन ली है और अब हमें ही आप क्या कर रहे हो, रूल कर रहे हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया किसका, फ्यूडल लॉर्ड एंड सर्फ, इस तरह की सोसाइटी डिवाइड थी, फ्यूडल लॉर्ड और सर्फ में। फ्यूडल लॉर्ड क्या था, जो कंट्रोल करता था, और सर्फ क्या, जो कंट्रोल होते थे, ठीक है। फिर उसने बोला कॉन्सेप्ट आया किसका, कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में आपने क्या देखने को मिला, इसने बोला कि दोबारा क्लास क्रिएट की। इस टाइम पे क्लास किस में डिवाइडेड थी, दो में। इस पे ये वर्ड्स ध्यान में रखना बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या, एक था बोर्गिस और प्रोलिटेरियन, प्रोलिटेरिएट, ठीक है, बोर्गोडिस और प्रोलिटेरिएट। ये आगे रिच लोग और ये आगे जो पुअर लोग थे, लेबर क्लास थी, मोर एप्टली लेबर क्लास, ठीक है। इसको इन्होंने इसमें डिवाइड किया, ठीक है। फिर उसने बोला जब ये हो जाएगा, फिर उसने बोला फिर क्या होगा, फिर आएगी एक स्टेज ऑफ सोशलिज्म। इसके बाद क्या होगा कि जब कैपिटलिज्म पीक पे होगा, ये प्रोलेटेरिएट्स क्या रिवॉल्ट कर जाएंगे, किसके खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे, बोर्गरीज के खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे, तो सोशलिज्म आएगा, ठीक है। एक स्टेज आएगी सोशलिज्म की विद डिक्टेटरशिप, ठीक है। इसी को आपने क्या बोला, लेबर रेवोल्यूशन। क्या बोला, लेबर रेवोल्यूशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं लाल सलाम। कई जगह आपने देखा होगा लाल सलाम, कई मूवीज़ में भी ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। एक मूवी है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, वो इसी चीज़ पे बेस्ड है। वहाँ पे क्या होता है, के मेनन है और उसमें वो हैं एक और एक हीरो है, मेरे को ध्यान में नहीं है उसका नाम। तो वहाँ पे के मेनन क्या होता है, वो यही है लाल सलाम, वो लाल सलाम लाने की कोशिश करता है। वो 1980s के ऊपर बेस्ड है। वहाँ पे वो देखने को मिलता है किस तरह से नक्सलिज्म वगैरह ये जो सब उभर रहा है, तो ये किस तरीके से इनके माइंड में है कि हम एक लेबर रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, हम लाल सलाम लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसने बोला इसके बाद क्या आ जाता है, कम्युनिज्म आ जाता है। क्या लास्ट गोल क्या था, कम्युनिज्म, जहाँ पे देयर इज़ नो गवर्नमेंट, नो हायरार्की, एवरीवन जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से सोसाइटी ग्रो करती है, इस तरह से सोसाइटी इवॉल्व करती है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। इतना पॉइंट क्लियर है, मार्क्स की थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी मेरे को लग रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैं ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। ओ देखिए, आपको मेरे को लग रहा है पीपीटी में सारे ये डिलीट हो गया है गैस मेरे से। तो आप ना काइंडली इसको आप ना लिखते भी जाओ सारा कुछ, है ना, ताकि हमारा जो काम है ना वो आराम से चलता रहे। तो आप इसको काइंडली लिख लेना, क्योंकि ये हो क्या रहा है पीपीटी में, मुझे लग रहा है वो नहीं हो रहे हैं, सेव नहीं हो रहे हैं ये। मैं अब दोबारा ट्राई करता हूँ ज़रा एक बार सेव करने का। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरी थ्योरी जो इम्पोर्टेंट आ जाती है वो कौन सी थ्योरी आ जाती है आपकी, इसके बाद की जो थ्योरी आपकी आ जाती है, इट इज़ ऑफ नाम लिख लें आप, डेरेंडॉफ। किसकी थ्योरी है, डेरेंडॉफ। अब डेरेंडॉफ जो थे इन्होंने क्या बोला, डेरेंडॉफ बोलते हैं, पहला पॉइंट डेरेंडॉफ ने क्या बोला कि भाई पहला पॉइंट है ये अगेंस्ट थे, किसके, कार्ल मार्क्स के, ये भी अगेंस्ट थे, बट एट द सेम टाइम ही यूज टू रिस्पेक्ट हिम ऑल्सो। इन्हीं के शिष्य थे, बट इनके आइडियोलॉजी को वो नहीं करते थे, अप्रिशिएट ये नहीं करते थे उस तरह से। इन्होंने भी क्या बोला था, इन्होंने भी बोला था कि जो रेवोल्यूशन है इट इज़ इम्पॉसिबल, कि जिस रेवोल्यूशन की आप बात कर रहे हो, जिस लाल सलाम की आप बात कर रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन रहनी रहनी है, किसी भी फॉर्म में रहनी है। वो बोलता है कि
आप बात करते हो कि भाई जो एक मतलब सोशलिज्म जब आएगा तो जो गरीब है उसके वो चलाएगा पूरी की पूरी गवर्नमेंट, या उसके हाथ में पावर होगी। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं होता। वो कहता एक टाइम के बाद कैपिटल जो आपके लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, दे विल ऑल्सो डिकम्पोज, एंड एट द सेम टाइम जो लेबर है वो भी डिकम्पोज कर जाएगी। एक आपके एक बड़ी ब्लर लाइन ला जाएगी उस टाइम पे। क्यों? उन्होंने बोला कि जैसे रिवॉल्ट करेंगे, पुअर जो है वो पावर में आएंगे, तो वो बुर्जुआज बन जाएंगे। जो प्रोलिटेरिएट्स थे, जब वो पावर के अंदर आएंगे तो उनमें से कुछ क्या करेंगे, उनमें से कुछ बुर्जुआज बन जाएंगे, क्योंकि उनको पावर, जो बोलते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, वो कॉन्सेप्ट होगा। तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दोबारा किसी ना किसी फॉर्म की क्या आ जाएगी, इनइक्वालिटी आ जाएगी, किसी ना किसी फॉर्म के आपका अपर और लोअर क्लास में वो चीज़ डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है इसके अंदर, डेरेनडॉर्फ ने बात की थी वेलफेयर स्टेट की। इसने बोला, जबकि जो मार्क्स थे वो इसके अगेंस्ट थे, वो इसकी बात नहीं करते थे। तो पहला पॉइंट याद रखना, इसने बात की थी वेलफेयर स्टेट की। इसने बोला था कि गवर्नमेंट जो है वो अगर तरीके से आ जाए, तो वो वेलफेयर स्टेट की तरह काम करे, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी जो है वो राइज करेगी। उससे क्या होगा, सोशल मोबिलिटी जो होगी वो फ्यूचर के अंदर हाई हो जाएगी। साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भाई इसने मिडिल क्लास की भी बात की थी। ठीक है। मिडिल क्लास की अभी तक बात किसने की थी? अभी तक किसकी बात हो रही थी? प्रोलेटेरिएट्स और बोर्जुआज की। प्रोलेटेरिएट्स कौन से थे? जो बड़े ज़्यादा गरीब थे, और बोर्जुआज जो बड़े ज़्यादा अमीर थे। बीच की क्लास जो इवॉल्व कर रही है, जो एक आप कह सकते हो नेजेंट फॉर्म में है, जो एक ट्रैवलिंग फॉर्म में है, जो एवोल्यूशन की फॉर्म में है, उस क्लास की बात पहली बार किसने की थी? वो की थी आपके डेरेनडॉर्फ ने। मिडिल क्लास की बात की थी। क्वेश्चन आया वो पेपर के अंदर, तो ध्यान रखना। साथ ही साथ डेरेनडॉर्फ ने क्या बोला था कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है ना, कि स्ट्रैटिफिकेशन जो है दो तरीकों से होती है। या तो वो होती है अथॉरिटी की वजह से, या होती है एक्सेस टू अथॉरिटी की वजह से। अथॉरिटी की वजह से मतलब अगर कोई आईएएस है तो स्ट्रैटिफिकेशन होगी, और एक्सेस टू अथॉरिटी, अगर मेरा भाई आईएएस है तो भाई मेरी वाकफी होगी, मेरी एक्सेस हो गया। तो उसने बोला इससे ऑटोमेटिकली क्या होती है, एक स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट होती है, एक वो हो जाता है आपका क्रिएट हो जाता है कि भाई एक अलग है तो दूसरा अलग है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड हमारा जो थ्योरी आई थी, दैट इज़ ऑफ टैलकॉट पार्सन। इन्होंने वैल्यू सेंट्रिक थ्योरी दी थी। एक फंक्शनलिस्ट थे, क्या थे ये? एक फंक्शनलिस्ट थे। ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने वाली बात है। इसने बोला था कि सोसाइटी क्या क्रिएट करती है, एक वैल्यू कंसेंसस। क्या क्रिएट करती है? वैल्यू कंसेंसस क्रिएट करती है। सोसाइटी क्या करती है? कंसेंसस क्रिएट करती है। किसके अंदर? किसके ऊपर? कुछ नॉर्म्स को लेके कंसेंसस क्रिएट करती है, कुछ वैल्यूज़ को लेके कंसेंसस क्रिएट कर देती है। अब इसका क्या मतलब है? अब वो कहता है कि अब आप बताओ क्या कारण है आप गवर्नमेंट जॉब को इतना अच्छा मानते हो? क्या कारण है आप उसके लिए दिन रात एक कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? सोचो जरा एक बार, क्या कारण है? किसने बोला है आपको? बचपन से आपको फीड किया गया है, आपके माइंड में डाला गया है गवर्नमेंट जॉब बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है ना। जबकि मैं पर्सनली बोलता हूँ कि गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों बढ़िया हैं भाई। आपको अपना काम करो, सब बढ़िया है दुनिया में। सक्सेस इज़ ए सब्जेक्टिव थिंग, इट इज़ नॉट एट ऑल ऑब्जेक्टिव। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है। आप बोल ही नहीं सकते कोई आईएएस ऑफिसर है, माइट भी उसने प्रोफेशनली बड़ा कुछ अचीव कर लिया, पर पर्सनली वो बड़ा ज़्यादा परेशान है, तो हू नोज वो अपने आप को सक्सेसफुल बोलता है कि नहीं बोलता। सक्सेस एक बड़ी प्राइवेट चीज़ है। ठीक है ना, एक बड़ी क्लोज चीज़ है। सो ये वेरी करती है। बट सोसाइटी ने क्या क्रिएट किया? एक नॉर्म क्रिएट किया हुआ है, एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया है। गवर्नमेंट जॉब लग गई तो भाई बेस्ट है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाते हो तो आपका स्टेटा इंक्रीज कर जाता है सोसाइटी के अंदर। आप अलग हो जाते हो, बाकी बंदे अलग हो जाते हैं। एक एस्पायरेंट रह जाता है, एक आपका अचीवर बन जाता है। तो वो बोलता है कि जब भी सोसाइटी क्या करती है मल्टीपल रूल्स पे एग्री कर जाती है। ठीक है। और सोसाइटी उसको एक वैल्यू सिस्टम में लेके आ जाती है, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट हो जाती है। एक आप कह सकते हो कि एक लेयर क्रिएट हो जाती है। तो याद रखना, टैलकॉट पार्सन ने किसके बेसिस पे बात की थी? वैल्यू कंसेंसस के बेसिस पे बात की थी। नेक्स्ट स्कॉलर हमारे कौन से हैं? नेक्स्ट हमारे हैं उल्रिक
बेक। ठीक है, कौन है? उल्ड्रिक बेक। ये एक न्यू थिंकर है, ठीक है, लेटेस्ट है, मैंने सोचा ऐड कर देता हूँ। उल्ड्रिक बेक की बात करें तो इन्होंने बड़ा अलग कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बोला था स्ट्रैटिफिकेशन किसके बेसिस पे होती है? ये होती है रिस्क के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बोलती है इन्होंने? कि सॉरी, रिस्क के बेसिस पे। इन्होंने बात की थी, किसकी बात की थी? इन्होंने बात की थी रिस्क सोसाइटी की। इन्होंने बोला था भाई जो रिस्क लेते हैं वो ऑटोमेटिकली उनका स्टार्ट अलग हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कोई एजुकेशन में रिस्क लेता है तो कुछ एजुकेशन से डरते हैं। ठीक है, कुछ लोग आपका क्या होता है, इन्वायरमेंट से डरते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये भी एक स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है ना। कुछ लोग इन्वायरमेंट से रिस्क ले रहे हैं, एक अलग स्टार्टा में चले गए। कुछ एजुकेशन से रिस्क ले रहे हैं, अलग स्टार्टा में चले गए। कुछ पोल्यूशन का रिस्क लेके चल रहे हैं, वो अलग स्टार्टा में चले गए। ठीक है ना, तो इन्होंने भी बात की थी किसकी? सर्टिफिकेशन की, बट रिस्क बेसिस पे। एक और स्कॉलर थे जिन्होंने रिस्क सोसाइटी की बात की थी आगे जाके, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एंथनी गिडन्स सॉरी। इन्होंने भी रिस्क सोसाइटी की बात की थी। ठीक है, पर अगर आपको पूछे पहली बार किसने बात की थी रिस्क के बेसिस पे, तो वो थे उल्ड्रिक बेक। ठीक है, अगेन मुझे एक और ऐड करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कहीं सेव का कॉन्सेप्ट आ जाए बस। ताकि ये आप सबको मिल जाए, है ना। आई डोंट नो, देखो इसमें आ नहीं रहा है। आई एम वेरी सॉरी। आपको जो मैंने लिखा है वो सब आपको खुद ही उतारना पड़ेगा क्योंकि इस पर आ नहीं रहा है वो, है ना। तो चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा आगे आ जाए, पर मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है सारा, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम थ्योरीज़ की बात करें तो एक थ्योरी और आ जाती है। ठीक है, कौन सी थ्योरी आ जाती है भाई? अच्छा, आपकी एक थ्योरी आ जाती है वेबेरियन थ्योरी, जो मैंने आपको वैसे बताई दी है पहले ही। तो उसकी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं कि एज सच वेबर की बात करें तो वेबर ने क्या कहा था। हाँ, तो अगर हम वेबर की बात करें, वेबर ने भी क्या बोला था? मैक्स वेबर, मैंने बताया था आपको, कार्ल मार्क्स के अगेंस्ट था। उन्होंने बोला था कि सिर्फ इकोनॉमी की वजह से ही स्ट्रैटिफिकेशन नहीं आती, और भी कई पैरामीटर्स हैं। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? इन्होंने दिया था ट्रिनिटेरियन मॉडल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ट्रिनिटेरियन मॉडल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, इसने बोला था कि 3 पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रैटिफिकेशन आती है, जिसमें से एक है प्रेस्टीज, देन देयर इज पावर, एंड देन देयर इज मनी। तो उन्होंने बताया इन 3 की वजह से मोस्टली क्या होती है? स्ट्रैटिफिकेशन आती है। अलग अलग चीज़ों में जो सोसाइटी है वो डिवाइड होती है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हुआ किसका? ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अब हम आते हैं इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट लेके आते हैं। अब देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है भारत में स्ट्रैटिफिकेशन के बेसिस पे, दैट इज़ कास्ट। हर स्टेट में अलग है, हर कंट्री में अलग है। आप देखो, जैसे अगर मैं साउथ अफ्रीका में चले जाऊँ तो वहाँ स्ट्रैटिफिकेशन किसके बेसिस पे थी? वहाँ थी कलर के बेसिस पे, जिसको हम अपार्थाइड बोलते थे। ठीक है ना, ये देखने को मिलती थी। अगर आप यूएसए में चले जाओ अर्ली एज में, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता था? आपको स्लेवरी सिस्टम देखने को मिलता था। तो वहाँ पे आपको इस तरह की स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती थी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो क्या देखने को मिलता है? आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। देखो कास्ट सिस्टम की अगर बात करें, कास्ट शब्द जो है बड़ा बड़ा बहुत नया है, बट जो ये वर्ण नीति है, ये जो वर्ण सिस्टम है, ये बहुत पुराना है, बहुत एंशियंट है। तो पहले तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो कास्ट है, ठीक है ना, ये पोर्चुगीज़ थे, या एक पोर्चुगल वर्ड है, ठीक है, जिन्होंने पहली बार इसको यूज़ किया गया था। स्पेनिश या पोर्चुगीज़ ने इसको एंशियंट वे में इसको यूज़ किया था। जो वर्ड था दैट वाज कास्टा, जिसका मतलब होता था आपका रेस, लाइनेज या ब्रीड। पहली बार इसको आपने इस तरह से यूज़ किया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की, भारत में वर्ण नीति की बात करें, तो जो कास्ट सिस्टम होता है, पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि
अब इसकी कई थ्योरीज हैं, मैं आपको आस्ता आस्ता बताता हूँ। बट ध्यान रखना कि कास्ट सिस्टम में होता कि आपको पता, बेसिक बेसिक तो पता ही, आपको जातिज होती हैं जो आपकी, कोई ब्राह्मण है, एक आपका सबसे ऊपर क्या आता है, आपका ब्राह्मण आता है, ठीक है। फिर कौन आता है, आपका क्षत्रिय आता है। फिर आपका कौन आता है, आपका वैश्य आता है। और फिर आपका कौन आता है, आपका शूद्र आता है, ठीक है। बेसिकली ये है, मैं इसको भी डिटेल में अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो ब्राह्मण का एक रुतबा ऊपर होता है, क्षत्रिय का उसका थोड़ा नीचे होता है, वैश्य का उससे नीचे होता है, शूद्र का सबसे नीचे होता है कास्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब इन कास्ट के अंदर कई मल्टीपल जातियाँ भी होती हैं, जिसको हम सब कास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। कई मल्टीपल जाति, जैसे ब्राह्मण में शूदन होंगे, डमराल होंगे, और भी कई तरह के होते हैं। तो मल्टीपल सब जाति भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। अब मोस्टली होता क्या है कि सबसे पॉइंट ध्यान में रखने वाला क्या है कि जो कास्ट है होता है वो क्या होते हैं, दे आर मोस्टली एंडोगैमस। एंडोगैमस का मतलब क्या है कि भाई जो शर्मा है वो शर्मा से शादी करना पसंद करेगा, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय, राजपूत है राजपूत से शादी करना पसंद करेगा, जो गुप्ता है वो गुप्ताओं से शादी करना पसंद करेगा। आपको देखने को मिलेगा कास्ट स्ट्रक्चर जो है वो विद इन ग्रुप होते हैं, ठीक है। दूसरा कास्ट सिस्टम एक क्या करता है, स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम को। स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक पता होता है एक ऊपर कौन है, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है। ब्राह्मण का काम पढ़ाना है, क्षत्रिय का काम प्रोटेक्ट करना है, वैश्य का काम मर्चेंट करना है, शूद्र का काम क्लीनिंग का काम है। तो एक स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है। एक इंडिपेंडेंट कल्चर आपको प्रोवाइड करता है। आप देखोगे हर एक के रीति रिवाज अलग है। अगर ब्राह्मण्स के अलग होंगे, आपको देखिएगा राजपूतों में जैसे मेरे ख्याल से शादी जब होती है तो वुमेन नहीं जाती हैं बारात के दौरान, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको कल्चर, और आपको अपने घर में छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मल्टीपल आपको कल्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट समझते हैं वो है, एक इसमें कॉन्सेप्ट है थ्योरीज जो है, जो मेन है आपका कि भाई कौन कौन सी थ्योरीज हैं आपकी कास्ट सिस्टम की, ठीक है। तो नंबर 1 थ्योरी जो आपकी आ जाती है दैट इज ट्रेडिशनल थ्योरी। देखो ट्रेडिशनल थ्योरी क्या बोलती है, ट्रेडिशनल थ्योरी बोलती है, ये बात करती है किसकी, उसने बोला कास्ट सिस्टम निकल के आता है वर्ण सिस्टम से। किससे निकल के आता है, वर्ण सिस्टम से। वर्ण की अगर हम बात करें, ठीक है, वर्ण जो है याद रखना, वर्णा सिस्टम जो था याद रखना ये कलर बेस्ड सिस्टम था, ठीक है। वर्ण का मतलब होता है कलर, ठीक है, कि क्या आपका रंग किस तरह का, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई ये सिस्टम आपका जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, ठीक है, तो या मतलब जो एट प्रेजेंट का कास्ट सिस्टम है, ये थ्योरी बोलती है कि ये एक्सटेंशन है किसका, वर्णा सिस्टम का। वर्णा सिस्टम को आपने एक मॉडिफाइड फॉर्म है उसका। अब ये क्या बोलता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये बोलता है कॉन्सेप्ट कि भाई जो आपको पता है हिंदू माइथोलॉजी में त्रिदेव की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो ब्रह्मा है वो क्रिएटर है। तो ये बोलते हैं कि भाई जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी थे, तो उनके हेड से जो निकला, ठीक है, देवर ब्राह्मण। उनके शोल्डर से जो निकले देवर क्षत्रिय। उनके थाइस से जो निकले देवर वैश्य। और उनके फीट से जो निकले देवर शूद्र। अब वो मुख से निकले ब्राह्मण, तो इसलिए इनका काम क्या था, टीचिंग का, और हायरार्की में सबसे ऊपर है इसलिए हाई थे। क्षत्रिय शोल्डर से निकले तो इनका काम क्या था, प्रोटेक्ट करना विलेज को। वैश्य थाइज वगैरह से निकले नियर टू स्टोमक, इसका काम था आपका मर्चेंट काम करना। और शूद्र का काम था आपका सर्विस करना, इनको सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सब आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पे लिखा हुआ मिलता है आपको, ये आपको एक पुरुषुक्ता हाइम है। पुरुषुक्ता हाइम है किसकी, ऋग्वेद की। वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो ऊपर की 3 कास्ट है इनको क्या बोलते हैं, द्विज, दैट इज ट्वाइस बॉर्न। आपको देखने को मिलेगा कि ब्राह्मण जो है वो जनेऊ पहनते हैं, तो ये 3 जो है वो जनेऊ पहनते हैं, तो इसको बोलते हैं द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न। और इसको बोलते हैं एक जाति। मतलब कुछ नहीं है, देखो कास्ट सिस्टम, आई एम टोटली अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, बट क्योंकि हमने पढ़ना है तो हमें इस तरह से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, सेकंड कॉन्सेप्ट, वो सेकंड थ्योरी वो आती है आपकी रेशियल थ्योरी। अब रेशियल थ्योरी की बात करें तो
ये क्या बात करती है, रेशियल थ्योरी बोलती है कि भाई हुआ क्या, आपको पता है इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन आए, आर्यंस, कौन आए, आर्यंस आए, ठीक है। तो आर्यंस ने क्या कर दिया, ये पूरा एरिया कैप्चर कर दिया और यहाँ पे जो लोग रहते थे इन सबको नीचे भेज दिया, ठीक है। अब इनको जब साउथ में भेज दिया तो इनको इसने क्या बोला, नॉन आर्यंस या दासूस, ठीक है। अब ये जो लोग थे इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस था, किस किस को बेस के, किस किस बेसिस पे डिफरेंस था, कलर के बेसिस पे डिफरेंस था, आर्यंस वर बिट फेयर स्किन, आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेसिस पे डिफरेंस था, आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच के बेसिस पे डिफरेंस था। तो इससे क्या हुआ, इनके बीच में एक डिवीजन क्रिएट हो गया, ठीक है। आपको इनके कल्चर में देखने को एक डिफरेंस देखने को मिला, इनके रेस को में आपको एक डिफरेंस देखने को मिला। तो उसने क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, रेशियल थ्योरी क्या बोलती है कि जो ये आर्यंस थे ये इन्होंने अपने आप को डिफरेंट मतलब बनाना शुरू कर दिया, डिफरेंट अपने आप को एस्टैब्लिश करना, अपने आप को इलाइट एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। तो ये बन गए आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और इनको आपने बना दिया शूद्र, ठीक है। तो दिस इज द रेशियल थ्योरी। सिमिलर मैनर में आपकी थर्ड थ्योरी आती है कौन सी, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। एक सेकेंड प्लीज। अच्छा हाँ, अब नेक्स्ट आई थी पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या बोलती है कि भाई जो ये कास्ट सिस्टम है इट इज़ ए डिवाइस ऑफ ब्राह्मण्स, कि ब्राह्मण्स ने अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने के लिए वो चाहते थे कि भाई उनका रुतबा बड़ा है, तो इसीलिए आई एम सॉरी, मुझे इस टाइम पे रात को 1 बजा, तो मुझे 1 सेकंड का वेट दें बस आप। हाँ, तो ब्राह्मण्स क्या चाहते थे, देव वो चाहते थे कि भाई उनकी हायरार्की जो है वो बनी रहे, तो इसीलिए तो उन्होंने क्या कर दिया आपका मतलब इस तरह से सिस्टम क्रिएट किया कि ब्राह्मण की मोनोपोली बनी रहे और अपने आप को उन्होंने हायर पोजीशन पे मेंटेन रखा। देन देयर इज ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ऑक्यूपेशनल थ्योरी जैसे आपको पता ही है वो ये क्या बात करती है, ये बात करती है कि भाई कास्ट सिस्टम जो आया, जो कि लॉजिकल भी है, ये किसकी वजह से आया था, ये आया है आपके ऑक्यूपेशन की वजह से, कि भाई जो ब्राह्मण था इसका काम था पढ़ाना, ऐसा नहीं था, जो पढ़ाता था उसको ब्राह्मण बोलते थे, जो प्रोटेक्ट करता था उसको क्षत्रिय बोलते थे, जो आपका मर्चेंट का काम करता था उसको वैश्य बोलते थे, और जो सर्विस का काम करता था उसको शूद्र बोलते थे, ठीक है ना। अगर एक ब्राह्मण का बेटा अगर प्रोटेक्ट करता था तो भाई उसको क्षत्रिय बोलेंगे, उसको ब्राह्मण नहीं बोलेंगे। वक्त के साथ ऐसा हुआ कि भाई इसको आपने रिजिडिटी इसके अंदर लेके आ गए, आप अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने में आ गए, ठीक है ना। जैसे आप खुद देखें ना, जैसे कई आपकी कास्ट, जैसे लोहार कास्ट है, चमार कास्ट है, तेली कास्ट है, ये क्या है, ये ऑक्यूपेशनल कास्ट है ना। लोहार मतलब ब्लैक स्मिथ आ गया, चमार मतलब टैनर आ गया, तेली मतलब जो ऑयल निकालता था उसको बोलते थे, है ना। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे आपको मतलब ऑक्यूपेशन के बेसिस पे थी ये सब चीज़ें। एंड देन देयर इज़ फिफ्थ एवोल्यूशन थ्योरी। अब एवोल्यूशन थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी बोलती है कि भाई जो कास्ट का सिस्टम है इट इज़ नॉट सडन, ये एक सडन नहीं है, ये इवॉल्व हुआ है वक्त के साथ। ये क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है वक्त के साथ, एक लॉन्ग सोशल एवोल्यूशन है ये, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि भाई ये आपकी मतलब मल्टीपल रीजंस रहे हैं कि आपकी जैसे हेरिडिटरी थी, ऑक्यूपेशनल कॉन्सेप्ट था, ब्राह्मण्स की डिज़ायर थी कि भाई वो अपने आप को ऊपर रखें, अपने आप को प्योर रखें, ठीक है ना, एक रिजिडिटी लेके आए। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, आपका इवॉल्व हुआ ये आज के सिस्टम की वजह से। ये एक और चीज़ की बात करता है, कर्मा एंड धर्मा।
वो कहते थे उस टाइम फ्रेम में कई लोगों को लगता था कि ये उनका कर्म है, इसी वजह से वो एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर आए हैं। और जब वो उस कास्ट में आ जाते थे तो वो बोलते थे अब उनका धर्म है कि उस कास्ट के अकॉर्डिंगली चलना, ठीक है ना। तो कर्मा एंड धर्मा थ्योरी पे भी ये बेस था आपका, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी थ्योरीज थी किसके बेसिस पे, आपकी कास्ट सिस्टम के बेसिस पे। देखिए मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ लेके आऊँ, अगर आप मतलब काइंडली कमेंट करें ताकि तभी मैं ये लेके आऊँगा, इतना एफर्ट डालूँगा। आप मुझे बताएं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक सीरीज़ लेके आऊँ ओनली डेफिनेशन, मतलब कि एक 15 मिनट की वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी की सारी एटलीस्ट 10 डेफिनेशंस, किसके बेसिस पे, हम इसको ट्रिक के बेसिस पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगली वीडियो ले आएंगे आपकी, सपोज करते हैं मैरिज की, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेफिनेशंस, किसके बेसिस पे, ट्रिक के बेसिस पे। अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरह की एक सीरीज़ लानी चाहिए जिसमें मैं यूनिट 1 को ही कंप्लीट करूँगा, उसी की डेफिनेशंस आती हैं, उसकी सारी की सारी डेफिनेशंस मैं क्लियर कर दूंगा, उसकी मैं अच्छे से पढ़ा मतलब ट्रिक के थ्रू याद करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को लेके आऊँ तो भाई पहले तो वीडियो को वायरल करें, सेकेंडली जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, मैक्सिमम लाइक्स होंगे, और अगर कमेंट्स आएंगे अच्छे, मतलब जिसमें लिखा है कि भाई आप लिखें उसमें कि भाई आप ये वीडियो लेके आए, अगर मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे, मतलब एटलीस्ट 500 प्लस कमेंट्स आएंगे, तो मैं ये सीरीज़ पक्का लेके आऊँगा, यूट्यूब के ऊपर लेके आ जाऊँगा अच्छे से, ठीक है। और मुझे लगता है इसमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन अटकने वाले हैं अगर मैं ये सीरीज़ लेके आऊँ। तो काइंडली लेट मी नो अगर आपको लगता है ये सीरीज़ मतलब इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, अगर लगता है कि आपके लिए इस टाइम पे क्रूशियल है तो आप मुझे इस पर कमेंट करें, ठीक है। साथ ही साथ हमारी जो MCQ सीरीज़ है वो तो चल ही रही है, राइट। तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें सुनाई या समझाई, ये यहाँ पे आपको पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। थ्योरीज जो हैं ये सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, तो ये मैं आपको एक बार प्रोवाइड भी कर दूँगा, जो ये आपकी PDF है, ठीक है। तो हाँ, ये एक चीज़ देख लें, क्लास और कास्ट में क्या होता है। भाई क्लास क्या होती है, देखो मैंने आपको समझाया ना, अगर आप IAS बन गए और अगर आप ब्राह्मण है, वही चीज़ कंपेयर करनी है। क्या वो इनहेरिटेड है IAS बनना, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड ना, ये एबिलिटी से एक्वायर करते हो। दिस एस्टैब्लिश द कास्ट सिस्टम। कास्ट में क्या बाय बर्थ है, ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल है चेंज करना, ये इसका आसान नहीं है इसको छोड़ना। आप बाहर एक IAS से एक टीचर से मैरिज कर सकता है, बट एक प्रेफरेबली यहाँ पे माना जाता है कि भाई एक विद इन कास्ट शादी करनी चाहिए। क्लास कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट अमंग मेंबर्स, नो क्लास कॉन्शियसनेस अमंग, मतलब यहाँ पे कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं आता। यहाँ पे एक क्लास होता है कि IAS जो दे ऑल बिहेव द सेम, वो एक क्लास के मेंबर होते हैं, ठीक है ना। और एक क्लास सिस्टम डज नॉट हिंडर डेमोक्रेसी, वेयर एज कास्ट सिस्टम जो है हिंडर करता है डेमोक्रेसी को। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया। तो इसको मैं कंक्लूड करूँगा सोरोनिक की एक डेफिनेशन के साथ कि एन अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी विद रियल इक्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ ए मिथ। कि सोसाइटी में भाई ये कहता है कि स्ट्रेटिफिकेशन रहनी ही रहनी है, आप इसको निकाल नहीं सकते, एक निकालोगे दूसरी फॉर्म की आ जाएगी, दूसरी निकालोगे तीसरी फॉर्म की आ जाएगी। तो स्ट्रेटिफिकेशन, अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी और एकदम बराबर चीज़ें, ये एक मिथ है, ये कॉन्सेप्ट जो है एक यूथोपियन कॉन्सेप्ट है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो थैंक यू, आई होप ये लेक्चर आपके लिए प्रोडक्टिव था। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के लेक्चर और आने चाहिए, आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टाइप का लेक्चर आना चाहिए, काइंडली कमेंट करें। विल ट्राई, हमारी टीम पूरी ट्राई करेगी कि हम उनको बेस्ट पॉसिबल वे में आपको प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू सो मच।